हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं गोल्गी बॉडी। लास्ट क्लास में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। आज हम गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडी इसे कह सकते हैं हम, या गोल्गी अपारेटस कह सकते हैं। ठीक है, जो भी कहो, बट इसके आगे गोल्गी जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले जो इंसान थे उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। सो उनको ऑनर करने के लिए, है ना, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस स्ट्रक्चर का, इस सेल ऑर्गेनली का नाम गोल्गी बॉडी, उनके नाम से ये नाम रखा गया। तो उन्होंने देखा था इसको 1898 में, इन ईयर 1898 इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल में गोल्गी बॉडी को। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने लास्ट पिछले क्लास में देखा था कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट हो सकता है। वैसे ही गोल्गी बॉडी के भी यहाँ पे अलग अलग शेप्स या स्ट्रक्चर्स कह लो, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन से शेप फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। चार डिफरेंट फॉर्म्स है। ए आर के तीन डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे, बट यहाँ पे इसके फोर डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने मिलेंगे, जिसमें से तीन तो ई आर जैसे ही है। और देखो, ये एग्जिस्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, सिस्टर्नल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में ये हो सकता है, या ये वैक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स। गोल्जियन वैक्यूल्स इन चारों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो, ये कुछ इस तरीके से भी होता है। सिस्टर्नल फॉर्म इनके सैक लाइक फॉर्म्स, जो मैंने आपको बताया पहले भी। ठीक है, ऐसे सैक लाइक होते हैं। इनका जो डायामीटर है वो होता है बिटवीन 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। और ये ऐसा सिर्फ एक सिस्टम में होगा ज़रूरी नहीं है ना। ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। सिस्टर्न का जो नंबर है वो वैरी कर सकता है ना। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और इस तरीके से अरेंज होते हैं कॉन्सेंट्रिकली पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टर्ने ऑफ सैक्स में वैरी। ठीक है, और ये अरेंज होते हैं कॉन्सेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं ये। और आपको दिख रहा है पैरेलल है ये, एक दूसरे को पैरेलल टू ईच अदर। और ये न्यूक्लियस के पास होता है। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने कहा ना ये सारे इनका फंक्शन स्ट्रक्चर रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो ई आर होता है न्यूक्लियस के पास, तो गोल्गी बॉडी भी ई आर के पास ही हुआ, यानी न्यूक्लियस के पास ही। सो दिस इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब हम समझ लेते हैं कि ये सेल है। ये कोई सेल है, प्लांट सेल समझ लो, एनिमल सेल समझ लो। प्लांट सेल्स में गोल्गी बॉडी इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता है ना। तो ये कोई सेल है, और यहाँ पे बीच में ये इसका न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है। अब देखो, न्यूक्लियस के पास ये लोकेटेड होता है, जैसे मैंने बोला। तो इस तरीके से बना देते हैं इसको, सिस्टर्नल फॉर्म में बना देते हैं। इन सिस्टर्नल को एक के ऊपर एक ऐसे हम चढ़ा देंगे। अब देखो, ये वाला जो इसका पार्ट होता है ना, न्यूक्लियस के पास वाला जो इसका पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास वाला, इसे हम बोलते हैं इसका सिस फेज।
सिस फेस या जैसे इसका शेप दिख रहा है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स फेस बोल सकते हो या मैच्योरिंग फेस इसको बोल सकते हो, मैच्योरिंग फेस, दिस इज नियर द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस दूर होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस, ट्रांस कह लो या फिर कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव दिख रहा है ये, या फिर इसको फॉर्मिंग फेस कह लो आप। सॉरी उल्टा हो गया। और ये इसका फॉर्मिंग फेज है। ऊपर वाला इसका मैच्योरिंग फेज है, जो ट्रांस फेज है उसे हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं, तो इसको यहाँ रख देंगे। और ये जो है दिस इज फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज क्योंकि यहाँ से प्रोटीन्स आते हैं मॉडिफाई होकर और यहाँ से फिर निकलते हैं, दिस इज मैच्योरिंग फेज, द ट्रांस फेज। ठीक है, सो इस तरीके से इसके दो फेजेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका काम जो है वो ईआर से कैसे एसोसिएटेड है, अगले पेज पे चलता है। अब हम्म, ये समझ लो कि न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास यहाँ प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ईआर जो भी चीज़ सिंथेसाइज कर रहा है, चाहे ये कोई प्रोटीन हो या चाहे ये कोई लिपिड हो, ठीक है, वो चीज़ ये सिंथेसाइज करके और ये एक वेसाइकिल के फॉर्म में, ये एक वेसाइकिल के फॉर्म में इसको यहाँ बाहर छोड़ता है। ठीक है, ये जो वेसाइकिल है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन वेसाइकिल, दिस इज ट्रांजिशन वेसाइकिल, क्योंकि बीच वाले स्टेज में आप ट्रांजिशन स्टेज में, दिस इज ट्रांजिशन वेसाइकिल। और इस ट्रांजिशन वेसाइकिल में या तो प्रोटीन होगा जो कि आरईआर ने तैयार किया होगा, या तो लिपिड होगा जो कि एसईआर ने तैयार किया होगा। तो ये ईआर से निकल के अब यहाँ बाहर जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये वहां से निकल के बाहर जाएगा। और बाहर कहाँ जाएगा, ये जाएगा गोल्गी बॉडी के पास। अब इसके ऊपर यहाँ क्या लोकेटेड है, ईआर के पास गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी का सिर्फ एक सिस्टम में हम बना लेंगे यहाँ, ठीक है। तो अब ये चला जाएगा गोल्गी बॉडी के पास, ये ऊपर है आपका गोल्गी बॉडी। तो अब देखो यहाँ से निकल के ही गया गोल्गी बॉडी के अंदर, कौन से फेज से गया, ये वाला फेज जो न्यूक्लियस के पास है, ये कौन सा फेज है, दिस इज द सिस फेज ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है, द सिस फेज। तो सिस फेज से यानी कि फॉर्मिंग फेज से, है ना, ये अंदर गया गोल्गी बॉडी के अंदर। और गोल्गी बॉडी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे जो भी प्रोटीन आया है ना, या लिपिड आया है, इसका मॉडिफिकेशन होगा, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो होगा, है ना, मॉडिफिकेशन, इसका प्रोसेसिंग होगा। और प्रोसेसिंग होने के बाद इसको वैक्यूल्स के अंदर, गोल्जियन वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इसको पैकेज किया जाएगा, यानी इसकी पैकेजिंग होगी। और फिर यहाँ से ये बाहर निकलेगा, है ना, ऐसे सेक्रीट होगा वैक्यूल्स के फॉर्म में इस तरीके से, है ना। तो इसका यहाँ से क्या होगा, सेक्रीशन होगा। और यहाँ से निकल के ये जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होगी, जो भी प्रोटीन है, सपोज ये ऐसा भी प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करने में लगता है, तो यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा, विच इज़ एन इंट्रा सेल्यूलर टारगेट, है ना। तो ये किसी इंट्रा सेल्यूलर टारगेट के पास जा सकता है, या हो सकता है इसकी ज़रूरत सेल के बाहर हो, है ना, ये कोई एंटीबॉडी हो, सेल के बाहर कोई एंटीजन आया है उसको मारने के लिए चाहिए, तो इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट भी हो सकता है ना, एंटीबॉडी भी सेल के बाहर जाएगी। तो जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ फिर इसका सेक्रीशन, इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शंस क्या है, एक फंक्शन हमने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ें तैयार करता है, चाहे प्रोटीन हो या लिपिड हो, उसका मॉडिफिकेशन करना, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना और उसको अपने टारगेट तक पहुँचाना, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको पहुँचाना। तो अब हम अगले स्लाइड पे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। ये भी एक फंक्शन है, बट उसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हैं।
तो देखेंगे अभी। देखो पहला इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोलिपिड्स को तैयार करना। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन यानी ये लिपिड्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है। जो लिपिड्स एसईआर तैयार कर रहा है उसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? लिपिड के साथ ये शुगर ऐड कर देगा तो ये बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड्स चाहिए होता है ना हमें सेल मेम्ब्रेन तैयार करने के लिए, है ना। तो लिपिड्स को शुगर ऐड करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइको साइडेशन। ये है ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी ग्लाइकोसाइडेशन करता है यानी लिपिड्स में शुगर ऐड करता है। वैसे ही ग्लाइको प्रोटीन्स भी ये तैयार करेगा। जो प्रोटीन सारी आपने तैयार करके दिए हैं उसमें शुगर ऐड करके ये ग्लाइकोप्रोटीन तैयार करेगा जो भी सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, या फिर एंटीबॉडी सिंथेसिस के लिए भी चाहिए होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस प्रोसेस को, प्रोटीन एंड शुगर को जोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ऊपर वाला है ग्लाइकोसाइडेशन, ये है ग्लाइकोसाइलेशन। तो दोनों याद रखना डिफरेंस। ठीक है, एक फंक्शन हमने देखा मॉडिफिकेशन, यानी क्या कर रहा है? मॉडिफिकेशन कर रहा है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईआर टू their टारगेट साइट। उनकी टारगेट साइट जहाँ हो, इंट्रा सेलुलर हो एक्स्ट्रा सेलुलर हो, वहाँ ये इनको फिर भेज देता है। ठीक है, इसके अलावा लाइजोसोम सिंथेसिस इसका काम है। लाइजोसोम भी क्या है? एक ऐसा वेसाइकल है जिसके अंदर कुछ प्रोटीन है, तो वो काम ये करता है लाइजोसोम सिंथेसिस करना। एक्रोसोम का सिंथेसिस करना। एक्रोसोम आपको पता होगा क्या है? स्पर्म के आगे वाला पार्ट है ना, उसके हेड के बाहर ऐसा कुछ स्पर्म होता है ना। रफ स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, उसके हेड के बाहर यहाँ कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं इससे। तो उस एक्रोसोम का सिंथेसिस भी यही करता है। और इसके बाद सेल के पोस्टमैन की तरह भी ये काम कर रहा है ना। जहाँ पे प्रोटीन्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो दिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक द पोस्टमैन ऑफ द सेल। रूट कैप का लुब्रिकेशन करने में ये हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर। रूट कैप यानी जो प्लांट रूट है उसके आगे यहाँ होती है ना एक रूट कैप, इसका लुब्रिकेशन करना, उसमें ये हेल्प करता है। तो ये सारे इसके फंक्शंस। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक और पार्ट आज हमने, एक और उसके अंदर का जो सेल ऑर्गेनली है वो हमने देखा। ठीक है, उसके बाद वाले जो सेल ऑर्गेनल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।